नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हम लोग बहुत लकी हैं जो हम इस टाइम पे पैदा हुए हैं। भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में इससे बड़ी पॉलिटिकल चर्निंग नहीं हुई है, एक्सेप्ट फॉर 1947 में जब हमें स्वतंत्रता सो कॉल्ड हमें स्वतंत्रता दी गई। मैंने सो कॉल्ड इसलिए किया क्योंकि हमें स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। दैट वाज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर फॉर सम अदर डे। आज जितनी भी पार्टीज हैं सब में भगदड़ मची हुई है। ममता बनर्जी का एक ऐसा लगता है टॉर्पिडो इफेक्ट हुआ है, डोमिनो इफेक्ट हुआ है, कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ है, रिपल इफेक्ट हुआ है, सब अपने अपने शब्द यूज कर सकते हैं कि उसके बाद से ये आपको लगता है कि यह सिर्फ ममता बनर्जी के बाद है? नहीं, शाह चाले पैरेलली चलते हैं, एक साथ चलते हैं और कई डायरेक्शंस में चलते हैं। वो अगर ममता की तरफ काम कर रहे थे तो वो मुंबई में भी काम कर रहे थे, वो कर्नाटका में भी काम कर रहे थे, वो जम्मू एंड कश्मीर में भी काम कर रहे थे। ऐसा नहीं कि अचानक से सब कुछ मतलब एकदम आंधी तूफान की तरह आया और ममता का उसके आने के बाद सब उजड़ गया चमन। ऐसा नहीं है, पैरेलली चल रहा था। समझाएंगे पंकज, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ओवर टू यू जी। जी। गायत्री जी, हम लोग पिछले एक हफ्ते से बंगाल में उलझे हुए थे कि बंगाल में क्या होगा, बंगाल में ममता के कितने सांसद, कितने विधायक। अब वो हम ध्यान देते ही कि आज जैसे स्पीकर ने बुलाया था उन लोगों को, तब तक पता चला महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ गई। और महाराष्ट्र से खबर यह है कि 9 सांसद हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी में, उसमें से 6 गायब। वो आ गए एनडीए की तरफ और पता भी नहीं चला। उद्धव ठाकरे ने आज एक बैठक बुलाई, इमरजेंसी बैठक, आपात बैठक, पता नहीं क्या क्या नाम दिया गया, मराठी मीडिया कवर कर रहे हैं। और जब बैठक शुरू हुई तो पता चला सिर्फ 3 लोग पहुंचे, 9 में से 3 सांसद। 2 घंटे तक इंतजार करते रहे, लोगों का फोन लगाते रहे, लोगों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। एक का फोन सिर्फ ऑन था, जो कि एक मुंबई के सांसद हैं उनका, पर वो बार बार बोल रहे थे आ रहा हूं, ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं, मुझे और भी कुछ काम है, और करते करते वो नहीं है। उद्धव ठाकरे को पता था कि उनके सांसद उनके हाथ से जा चुके हैं और इसलिए उन्होंने बैठक बुलाई। और जब भाई साहब जब नहीं आए तब देखते उनका क्रंदन। संजय राउत गुस्से से तमतमाते हुए आते हैं कैमरे के सामने, कहते जिस दिन हमारी पार्टी की सरकार आ गई बीजेपी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये सब अब क्या करेगा बेचारा, यही सब धमकियां दे रहा था। खंबा नोचे, हाँ, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब जब हम महाराष्ट्र कवर कर ही रहे थे, उससे पहले कर्नाटक से एक बड़ी खबर। और कर्नाटक से बड़ी खबर क्या है पता है? सिद्धारमैया नाराज हो गए हैं। हुआ ये कि सिद्धारमैया कैंप का यह दावा है कि जब इस्तीफा इनसे लिया जा रहा था तो एक वादा लिया गया था, और वादा यह था कि सिद्धारमैया के बेटे को होम मिनिस्ट्री मिलेगा, और होम मिनिस्ट्री मिल गया खड़गे के बेटे को। अब सिद्धारमैया अपने कैंप के लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं कि धोखा दिया है मुझे। आज तक पोर्टफोलियो डिसाइड नहीं हो सका है कर्नाटक में कि किस मंत्री को क्या मिलेगा। 3-3 बार दिल्ली में बैठकें हो चुकी है। और जो कर्नाटक से खबर आ रही है, कर्नाटक ने संपर्क, जो सिद्धारमैया कैंप है उसने संपर्क किया है बीएस येदियुरप्पा से कि एक बार बैठते हैं। अब ये कांग्रेस हाईकमान को डराने के लिए है, डीके शिव कुमार के लिए धमकी है, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक स्थिति यह है कि सिद्धारमैया नाराज हैं और उनके पाले में ज्यादा विधायक हैं, डीके शिव कुमार से ज्यादा विधायक हैं सिद्धारमैया के कैंप में। अब वो खबर से हम उभरते या हम उसको देख ही रहे थे कि क्या हो सकता है, तब तक पता चला कि महाराष्ट्र में एक और खेला हो गया। और सुप्रिया सुले प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि ममता ने जो दर्द सहा है वो हमने भी सहा है, हम उससे गुजर चुके हैं। खबर यह है कि शरद पवार के गुट के 5 सांसद भी बीजेपी के संपर्क में हैं, शिवसेना वाले संपर्क में है, एकनाथ शिंदे गुट के, और शरद पवार कैंप के हैं बीजेपी के तरफ। अब ये सब चल ही रहा था, हमें लगा कि चलो आज का दिन इतना काफी है, तब तक चौथी और सबसे धमाकेदार खबर। इमरान मसूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता, और उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश के हालात तो आप देख ही रहे हैं, सारी क्षेत्रीय पार्टियां लगभग समाप्ति के कगार पे है, इसलिए मैं अभिषेक यादव से यह अपील करता हूं कि अपनी पार्टी का विलय कर दे कांग्रेस में। पार्टी का विलय, अखिलेश यादव सीनियर पार्टनर, हाँ,
अखिलेश यादव सीनियर पार्टनर हैं। इमरान मसूद कह रहा है कि अखिलेश अपनी पार्टी का विलय कर दे, और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हम तो 403 सीट पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब ये प्रेशर टैक्टिक्स है, ये मुझे नहीं पता। अब हमें अपने रिपोर्टर को हमने दौड़ाया, कहा कि भाई समाजवादी पार्टी से रिएक्शन ले लो। अब समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ऊपर से परमिशन नहीं है, सबको कहा गया कि बिल्कुल खामोश रहना है, अभी बिल्कुल कुछ नहीं करना है। और अखिलेश यादव शाम को एक बयान देते हैं और ये कहते हैं कि अगर वो 403 सीट पे कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है, हम भी 403 सीट पे कर रहे हैं। कुल मिला के 806 सीटों पर हमारी तैयारी है, यानी हर सीट पे डबल डबल तैयारी है, इसका मतलब हम जीत रहे हैं। मतलब एक तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट था वो। ये सब चल रहा है। और मैं एक राज की बात बताऊं, उत्तर प्रदेश में खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के कई सारे विधायक अगला विधानसभा चुनाव सपा के टिकट से नहीं लड़ना चाहते, और नंबर्स में वेरी, लेकिन बहुत सारे विधायकों ने अप्रोच किया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि आप बदलिएगा, अगर टिकट का वादा करते हैं तो हम आ जाएंगे, बीजेपी से हम लड़ने के लिए तैयार है, बीजेपी के टिकट पे। और ऐसे विधायकों की संख्या जो बताई जा रही है 37 बताई जा रही है, 37 लोगों ने अप्रोच किया है। यह हालत है। तो जिन लोगों को जरा से भी उम्मीद है कि अगले बार जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा जो चुनाव होंगे उसमें समाजवादी पार्टी का जरा भी चांस है, वो समझ लें आज कि एक राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने कहा कि 100 सीट नहीं आने जा रही है किसी भी कीमत पे। और योगी आदित्यनाथ ने पहले दूसरे टर्म में चाहे जितना लाया हो सीट, उससे ज्यादा इस बार सीट लाने वाले हैं। और बिल्कुल बिखरी हुई है। एक खबर और है उत्तर प्रदेश से, और खबर यह है कि कांग्रेस चाहती है कि हम किसी दलित पार्टी के साथ लड़ें। उनका फर्स्ट प्रेफरेंस मायावती है और बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस खेमे में जो चर्चा हुई ये दिल्ली में क्या था कि बिहार जैसा हाल है, वही समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम यादव समीकरण हैं, और वो जो बिहार में रिजल्ट आया वही आएगा, क्योंकि जैसे ही मुस्लिम यादव एक तरफ हो जाए तो बाकी सारे हिंदू एक तरफ हो जाएंगे, हम हार जाएंगे। तो ये अरे यार, ये कहा गया उनकी तरफ से। हाँ, अभी ठीक है, बार बार फोन कर रहे हैं। तो बार बार कांग्रेस की तरफ से अपने आला कमान को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि उस समीकरण में हमारा वही हाल होगा जो हमेशा होता आया है, चाहे बिहार में या उत्तर प्रदेश में। तो इस बार कुछ तो चेंज कर रही, दलितों का, सवर्णों का और मुसलमानों का एक ऐसा समीकरण बनाते कि हम लड़ते हैं, इस बार ज्यादा से ज्यादा हारेंगे लेकिन अगली बार फिर हमारा हो जाएगा। तो जो पॉलिटिकल चर्निंग की आप बात कर रही थी वो पूरे देश में चल रहा है। बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये सब बड़े बड़े राज्य हैं, इनके पास काफी बड़ी संख्या है सांसदों के लिहाज से भी देखे तो। और वहां कल मैं स्टालिन का एक बयान सुना था तमिलनाडु में, और वो कह रहे थे कि टीवी के बीजेपी की जेरॉक्स कॉपी बन गई है। अब वहां इस तरह की राजनीति हो रही है। कल का स्टालिन का बयान है ये, कि जब वो विजय जाते हैं दिल्ली तो उनका देखिए बीजेपी वाले कितना स्वागत करते हैं, हमारा तो आज तक स्वागत नहीं किया था ऐसा। अब इस बात को लेके मतलब कि शुरू हो गया वहां पे। और कल के ही भाषण में स्टालिन ने एक कसम खाई, कहा कि मैं कसम खाता हूं कि जिंदगी में कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। अब ये सारे बड़े राज्यों को देखिए क्या चल रहा है, और ये हाल तब है जब ये कंप्लीट डिसरे में अभी अभी इंडी अलायंस की एक बैठक हुई थी, उसमें राहुल गांधी और कम्युनिस्ट पार्टियों में जो झगड़ा हुआ था उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। केरल में सीपीआई-एम के एक नेता हैं बेबी मैथ्यू, उन्होंने राहुल गांधी के मुंह पे कह दिया कि तुमने हमें बीजेपी की बी टीम कैसे बोला केरल में, और क्या आप बीजेपी की बी टीम के साथ बैठक कर रहे हो इंडिया गठबंधन में। अब ये सब 5 मिनट तक हंगामा होते रहा। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, लोकल यूनिट का प्रेशर था कि अब केरल में गए हैं तो अटैक करना है। बोला अटैक करना अलग बात है, आप गवर्नेंस पर भी कर सकते थे, लेकिन आपने हमें बीजेपी की बी टीम बताया। और इतना ही नहीं, जो आज ईडी का छापा पड़ा है उस पर भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस के इशारे पर वो छापा पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता ने एक दिन पहले बयान दिया था कि हम उस घोटाले की जांच ईडी से कराएंगे, और अगले दिन ईडी का छापा पड़ गया।
तो कम्युनिस्ट पार्टियां भी नाराज है, बोल रही है कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा। हम आज तक जो प्रैक्टिकलिटी समझ रहे थे कि चलो ठीक है कि हम दोनों राइवल हैं, दिल्ली में हमें बीजेपी को रखना है, लेकिन आप जिस स्तर तक जाके हम पर हमला कर रहे हो ऐसे तो नहीं होगा। पिनराई विजयन के साथ भी तो कुछ हुआ आज, काफी तू तड़म हुई है इन लोगों की, तू तड़म बिल्कुल एक्चुअली। बिल्कुल। जी। पिनराई विजयन और उनके परिवार को यह लगता है कि ये जो ईडी का छापा हुआ है या उनके बेटी या दामाद के खिलाफ जो भी सबूत हैं ईडी को देने वाले कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस के नेताओं ने ही सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस घोटाले को लेकर, और फिर पता चला कि वो सारे सबूत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए थे और वही ठीक वही सबूत ईडी की तरफ है। तो पिनराई विजयन ने कांग्रेस आलाकमान को कहा कि ईडी के जरिए आप बीजेपी को मदद करना बंद कर दो। ये पिनराई विजयन का स्टेटमेंट है कांग्रेस के नेताओं को। पिनराई विजयन का कहना है कि ये जो कांग्रेस है ना बहुत मक्कार है, वो दिल्ली में बीजेपी के साथ मिलकर ईडी की मदद से मुझे परेशान कर रही है, ये उनका स्टेटमेंट है। तो ओवरऑल सारे राज्यों को आप एक एक करके देखते जाइए, समझ में नहीं आ रहा कि कौन बच जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, शायद मैंने आपके साथ पहले भी कहा है कि अगला जो लोकसभा चुनाव होगा, कांग्रेस की भी यही इच्छा है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी, और इस तरह रहे, क्षेत्रीय पार्टियां बिल्कुल सरेंडर कर जाएं। अब करेंगी नहीं करेंगी क्षेत्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों में हो सकता है कि एक मंथन और चला है कि हम क्षेत्रीय पार्टियों का एक अलग मोर्चा बनाएं, छोड़ो कांग्रेस, और हम अपनी ताकत दिखाते हैं सब मिलजुल कर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है इस वक्त जो चल रहा है वो। अब देखिए कि तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद शुरू हो गई है, और ऑन ए सीरियस नोट बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियां जैसे कि बसपा हो गया, नवीन पटनायक की पार्टी हो गई, इवन कम्युनिस्ट जो कि बंगाल वाले कम्युनिस्ट है वो कह रहे हैं कि ममता तो चली गई उधर, तो हम वहां क्या करेंगे। तो बहुत कुछ अभी चल रहा है, बहुत तेजी से ये डेवलपमेंट हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल तक एक पार्टी और टूटेगी, एक पार्टी और टूटेगी, और एक राज्य में कम से कम मैं आपको बता रहा हूं अगले एक महीने, एक सवा महीने के अंदर जो विपक्ष की सरकार है वो गिरने वाली है। और ये भी मैं फुल ऑथोरिटी कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि क्या चल रहा है यहां पे। अगर आप बोले तो मैं बता दूं कि कौन सा राज्य है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दो लो ले दे के दो चार जगह इनकी गिनी चुनी सरकार है, उसमें भी हाथ धो लेंगे जी। हेमंत सोरेन जाने वाले हैं। 18 तारीख को राज्यसभा का चुनाव होगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं परिमल नाथवानी, उनकी जीत होगी। उनको 5 और चाहिए, लेकिन उनकी जीत होगी। और उसके बाद गैर कांग्रेस गैर बीजेपी सरकार बनाने की अभी भी कवायद चल रही है, जैसे कि 41 चाहिए बहुमत के लिए, 34 अकेले है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, उसमें से 4 आरजेडी का समर्थन है इनको, यानी 38 हो गया। 2 लेफ्ट पार्टियां हैं, 40 हो गया, और 2 निर्दलीय हैं जिनमें से एक निर्दलीय साफ साफ ऐलान किया है कि मैं समर्थन दूंगा, 41 हो गया बहुमत का मार्क। उसके अलावा दूसरा निर्दलीय वो भी देगा, और बहुमत का मार्क तो क्रॉस कर ही लिया। एक खबर और है कि कांग्रेस के 6 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने हेमंत सोरेन से वादा किया है कि आप अपनी सरकार बनाओ तो सही, पार्टी तो गई भाड़ में, हम आपके साथ आ जाएंगे। तो ये सिचुएशन है अभी। अब ऐसे में राहुल गांधी बातें जितनी बड़ी बड़ी कर ले कि मैं ही हरा सकता हूं मोदी को, मैं ही ये करूंगा वही वो करूंगा, स्थिति देखते हुए बहुत विकट लग रही है, बहुत विकट। और दूसरी ओर देखिए ना, एनडीए हर तरह से इंटैक्ट है, नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं एनडीए के। अच्छा, संजय राउत नहीं है आज की मीटिंग में? मुझे थोड़ा सा उनके बारे में वो हो रखा था, उत्सुकता हो रखी थी। संजय राउत अपने उद्धव ठाकरे के खासम खास सलाहकार। नहीं वो थे, तो तभी तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बाहर निकल के, जिसमें वो कह रहे थे कि बीजेपी को अगर हम गलती से सरकार में आ गए तो बीजेपी की वो हालत करेंगे कि वो रूहें कांप जाएंगी, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। यहां तक उन्होंने कहा कि टुकड़ों में बांट देंगे बीजेपी को। अच्छा, क्या बात है। ये बयान दिया है। अच्छा, वो संजय राउत का ही अभी बयान तो था। कई टुकड़े, अभी उन्होंने, जी जी जी, क्योंकि आज मतलब बिफोर दिस मीटिंग हैपेंड, उन्होंने एक और बयान दिया था कि मोदी वहीं से पैदा हुए जहां से औरंगजेब पैदा हुआ है, कुछ ऐसे करके एक बयान दिया हाँ था। हाँ। और नहीं नहीं वो तो बहुत ही बेहूदगी भरा बयान था, जिसमें वो कह रहे थे कि इतना क्रूर और पता नहीं
मतलब एक तरह से लिटररी गाली दे रहे थे। वो राइट। उनकी बातों को रिपीट भी नहीं किया जा सकता है। जी, और आपको वो पसंद कह है रहे और थे कि जाने आज तक भारत का कोई कोई प्रधानमंत्री इतना खराब नहीं हुआ जितना नरेंद्र मोदी हुए। अब बेचारा फ्रस्ट्रेशन में क्या करेगा। अब एक तो जेल चला गया एक बार, ऊपर से सुना है कि उसकी एक बार कंबल कुटाई हो गई, शिवसेना के विधायकों ने कूट दिया था मातोश्री के अंदर, तो कुटाई भी हो गई, जेल भी चला गया, अब पार्टी भी नहीं रही। अब वो राज्यसभा जाएगा तो कैसे जाएगा। अब एक दो सांसद के भरोसे तो राज्यसभा नहीं जाएगा, तो उसको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, या तो कांग्रेस की तरफ जुगाड़ लगाए या बीजेपी की तरफ जुगाड़ लगाए। और वैसे अगर राज्यसभा नहीं रहेगा तो मुंबई में बैठ के बोलते रहेगा, सुनेगा कौन। तो बड़ी विकट स्थिति है संजय राउत की। एग्जैक्टली अच्छा, एक और अभी आज हुआ है, खेला हो भी जिन्होंने गाना लिखा था आज ममता बनर्जी, उनसे भी बाय द वे सियोनी घोष भी अभी बड़ी स्मार्टली ड्रेस्ड होकर दिल्ली उतरी है, हाँ ब्लैक गॉगल्स, ये वो जो बिंदी लगाती हैं जब वो जाती हैं अपने भाषण देने, वो बिंदी आज गायब थी। खैर इसलिए क्योंकि उनके ऊपर सुंदर लगती है और उसकी एब्सेंस मैंने मिस किया, नॉट बीइंग एनीथिंग सार्कास्टिक, बट दो और घोटाले निकल कर आ गए इनके, तो जहां हाथ डालो वहां घोटाले निकल रहे हैं पंकज जी। एक आया बिल्कुल। अम्फन राहत फंड था कोई 250 करोड़ का, वहां से निकल कर आ गया, और 100 करोड़ का निकल आया मिड डे मील स्कीम का। मतलब ऐसा लग रहा है कि इनके यहाँ पर एवरीथिंग, मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज, बिल्कुल। मतलब लूट मची हुई थी जी। पश्चिम बंगाल में जो बड़ी खबर ये है कि उस बड़ी खबर के अनुसार मैं इस वाले घोटाले पे आता हूँ। सायोनी घोष अब से थोड़ी देर बाद, जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आई थिंक 7 बजे के आसपास, तो थोड़ी ही देर में वो भूपेंद्र यादव से मुलाकात करने वाली है। मीडिया वालों ने एयरपोर्ट पे उनको पकड़ा भी, पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी, जो भी मुझे देना है मैं अपने बंगाल की जनता को दूंगी। और काला गोगल्स वगैरह लगा के वो गई। 100% श्योर है कि वो विरोधी गैंग में आ रही है, गुट में आ रही है। उनका सिग्नेचर भी वायरल हुआ है। उनपे ये जो सागरिका घोष है, राजदीप सरदेसाई की पत्नी, उन्होंने आज बड़ा तंज किया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है सयानी घोष के लिए स्पेशली, कि इनकी औकात क्या थी। और टीएमसी का सिंबल लेकर, ममता का नाम लेकर ये सांसद बनी है, आज डिच किया है, वो यही सब कर रहे। देखिए ममता बनर्जी के पास बच कौन कौन गए। एक सागरिका घोष बच गई, कीर्ति आजाद बच गए, शत्रुघ्न सिन्हा बच गए। कल्याण बनर्जी का सस्पिशन है कि वो कुछ भी हो सकता है वहां पे। महुआ मोइत्रा। वो महुआ मोइत्रा के बारे में एक इंटरेस्टिंग खबर है। मैं आज सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, एक सोशल मीडिया हैंडलर ने दावा किया है कि वो सेटिंग कर रही है किसी और पार्टी के लिए। वो इधर नहीं आ रही है, बीजेपी की तरफ नहीं आ रही है, लेकिन वो शायद कांग्रेस की तरफ जा रही है। अब वो दावे में कितना दम है मुझे नहीं पता, क्योंकि जब ये सब चले जाएंगे तो उसमें महुआ मोइत्रा भी निकल जाएंगी। उनका वो बीजेपी की तरफ तो आ नहीं सकती। तो वो जो सुनने में आ रहा है, मुझे नहीं पता कि सच्चाई क्या है, लेकिन एक सोशल मीडिया हैंडल ने दावा किया है कि वो कांग्रेस की तरफ जा रही है। और सागरिका घोष के बारे में एक खबर ये है कि इन्होंने अपने पति के माध्यम से कांग्रेस के एक बड़े नेता से संपर्क करने की कोशिश की है। अब उसमें भी देखिए, ये सोशल मीडिया पे मैं इसलिए नहीं करता कि जब तक ऑथेंटिक कुछ नहीं आ जाए तब तक हम बोल नहीं सकते, लेकिन ये दोनों खबरें हैं। किसी हैंडलर ने वो पोस्ट किया था, इसलिए मैं उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा हूं अभी। जब होगा कुछ ठोस तो जरूर जानकारी देंगे। तो बचे खुचे सल्तनत के बादशाह लोग हैं ना, ये भी जाने वाले हैं। सियोनी घोष पूरी की पूरी आज वायरल हो रखी है, अपने डिफरेंट, अपने उनके पीछे के बयान काफी निकाले जा रहे हैं, एंड ऐसा हाँ लगता वो है तो कि होता ही है। लाइमलाइट में काफी रहेंगी। पहले एक नुसरत जहां भी बहुत लाइमलाइट में रहा करती थी बाय द वे। देखिए इनका एक तरीका था, अभिषेक बनर्जी जब से आए थे ना, हर चुनाव में बंगाल की दो ब्यूटी को लेके आते थे। वो वहां के फिल्म इंडस्ट्री से उठा के, जैसे नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती, वो जोड़ी होगी। इस बार सयानी घोष और महुआ मोइत्रा, वो जोड़ी होगी। हालांकि महुआ मोइत्रा फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, लेकिन ग्लैमर जरूर रखते थे, और ऐसा उनको लगता था कि बंगाल की जनता को ये ग्लैमरस चेहरे दिखाकर हम वोट प्राप्त कर सकते हैं। सयानी घोष का बहुत इस्तेमाल किया था, इस बार महुआ मोइत्रा का भी। यही दोनों को सबसे ज्यादा कवरेज में भी मिल रहा था मीडिया। और आईपैक वाले वहां बंगाली मीडिया को फोन कर करके बताते थे कि इनका कार्यक्रम को जरूर कवर करो। तो वो उनकी रणनीति थी कि चलो गवर्नेंस के इशू को छोड़ दो, हो सकता है कि अभिषेक बनर्जी से नाराज हो सकता है सयानी घोष का चेहरा देखकर वोट दे दे। तो ये उनकी स्ट्रेटजी थी। अब देखिए जो चेहरा था वही, और पिछले बार भी नुसरत जहां चली गई,
शादी करके, किसी जैन से शादी करके वो सेट हो गई। मिमी चक्रवर्ती ने जब पार्टी छोड़ा तो उन्होंने एक बड़ी मार्मिक चिट्ठी लिखी थी ममता बनर्जी को, और ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी में मिमी चक्रवर्ती ने कहा था कि टीएमसी के गुंडे मुझे ही छेड़ देते, दूसरे की तो बात ही छोड़ दी। तो यह स्थिति थी वहां पे। अब सयानी घोष अब जब पार्टी छोड़ने के बाद क्या बोलती है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मिमी चक्रवर्ती वाला एक्सपीरियंस है कि कुछ और है, मुझे नहीं पता, लेकिन कई तरह की बातें, मतलब ये तो सामने है ना, मिमी चक्रवर्ती का लेटर तो उस वक्त सामने था। अभी सयानी घोष इधर आ रही है, महुआ मोइत्रा शायद उधर जा रही, उधर मतलब कि कांग्रेस की तरफ। जी आज लगता है अभिषेक के ऊपर एफआईआर पे एफआईआर होती जा रही है। पंकज जी, ये जो अभी मैंने बताया 250 करोड़ वाला, उसमें भी अभिषेक के ऊपर एफआईआर हुई है अभी थोड़ी देर पहले। और ये कुछ 4000 ईवीएम को जलाने की क्या कॉन्स्पिरेसी, मैंने सुना है बिल्डिंग्स पे आग लग रही है आजकल, फ्लोर्स के ऊपर आग लगाई जा रही है टीएमसी के द्वारा, सो दैट कि पुरानी फाइलों को जलाया जाए। इसीलिए पहले सीआरपीएफ कैंप की सुरक्षा में न बन्ना को रखा गया था। अब पूरे देश में एक इकोसिस्टम है जिसने ये नैरेटिव फैला कि देखो ईवीएम जलाया जा रहा है, इसका मतलब ईवीएम में गड़बड़ है। लेकिन सच्ची खबर यह है कि उस ईवीएम वाले बिल्डिंग में आग लगाने वाले वो टीएमसी के लोग थे। तो टीएमसी के लोग ईवीएम को क्यों जला रहे हैं, वो सबूत क्यों नष्ट करना चाहते हैं, आई डोंट नो। लेकिन जो बंगाल के बाहर है वो ये जो इकोसिस्टम नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं दर्शकों से साफ साफ कहता हूं कि आप सच्ची खबर पढ़िए कि जो कॉन्स्पिरेसी में जो आरोपी है वो कौन है। और अगर बीजेपी को जलाना ही होता तो वो चुनाव के बाद जलाती। इतने दिनों बाद जब सब पूरी तरह बर्बाद हो गई, ममता बनर्जी जब चैलेंज करने लायक रही नहीं, तब जला के क्या हासिल हो जाए। अब तो इन लोगों में से किसी ने कुछ जांच की मांग भी नहीं रखी कि चलो भाई जांच की मांग हो गई ईवीएम को, इसलिए जला दिया। अब वो टीएमसी वाले क्यों जला रहे हैं, आई डोंट नो। ये तो वही बता सकते हैं कि इनके पीछे क्या मंशा है। हो सकता है कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को हवा देने के लिए, ये भी हो सकता है कि कहा गया होगा कि तुम जला दो और हम पूरे देश में जाकर हल्ला करेंगे कि देखो जला डाला जला डाला। कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि लास्ट अटेम्प्ट इनका है किसी तरह लाइमलाइट में बने रहने का। लेकिन 1 महीने बाद मुझे नहीं लगता है कि ये टीएमसी का कोई नाम लेने वाला होगा। ओरिजिनल टीएमसी कोई और होगी, सिंबल उनके पास होगा, वो जो जोड़ा फूल का ये उनके पास होगा, सब कुछ इनके पास। अब पता नहीं वो क्या बनाएंगी। टीएमसी में से एम हटा सकती हैं, वो कुछ दूसरा पार्टी ममता के नाम पे कुछ कर सकती हैं, ममता कांग्रेस या जो कुछ तरह मेजॉरिटी अभिषेक चली गई, कांग्रेस। दे हैव अ बिगर राइट। बट एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, कल महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो निकाला था कि मेरे ऊपर जो जो अंडा फेंकेगा मैं उसकी वीडियो बनाऊं। वो क्या क्या वीडियो था, कुछ मैंने पूरा सुना नहीं था जी, इलैबोरेट नहीं, करिए। मैंने सुना है जिसमें वो ये कह रही हैं कि मुझे पता चला है कि मैं जब जाऊंगी बंगाल तो मेरे ऊपर अंडा बरसाने की योजना है, तो याद रखना मैंने अगर किसी का चेहरा देख लिया तो सबके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगी। वो कहने का मतलब डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। अब तक तो वो इंग्लैंड में थी, अब इंग्लैंड से आई है, वहां से वीडियो बना बना के डाल रही है। अब उनको यार दोस्तों ने बताया हुआ कि बंगाल का माहौल बहुत खराब है, अब इतने सुंदर चेहरे पे इतने सारे अंडे अच्छे नहीं लगेंगे, तो अरे इसलिए शायद वो अंडा पहले ही से क्या दिक्कत जी है, एक फेशियल भी तो हो सकता है। नहीं। जी। अब वो पता है कि इसलिए शायद डर के मारे वो पहले ही बता रही है कि मैं जाऊंगी तो मेरे पे प्लीज अंडे मत मारना। लेकिन मुझे लगता है पहले जाएंगी ही नहीं, इधर ही वो सेटिंग करने के चक्कर में जब सब कुछ हो जाएगा तभी जाएंगे। आपको लगता है बंगाल महुआ में मोइत्रा अभी ज्वाइन कर रही है, मतलब ये लग रहा है कुछ ऐसे ही इनके लक्षण। नहीं, विरोधी गुट में अब तक मेरी खबर के अनुसार विरोधी गुट में नहीं जा रही हैं। इन्होंने हम्म। इतना ज्यादा बोल दिया, इतना सब कुछ कर दिया कि मुझे लगता है कि ये कांग्रेस इकोसिस्टम की तरफ मूव करेगी। अब वो ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा चांस कांग्रेस की तरफ है। हम्म। वो और वैसे- सागरिका घोष, ये दोनों की चॉइस कांग्रेस है। ठीक उसी तरह अच्छा। जैसे कीर्ति आजाद, अगर नौबत आई कल को जाके बैठक हुई तो ये सब कन्विंस करेंगे ममता को कि चलो कांग्रेस, क्योंकि कीर्ति आजाद कांग्रेस से ही आया है ना अभी। आसान इससे होगा पहले वापस। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कांग्रेस में ही अटेम्प्ट लिया था। हम्म। तो सब तो वो कांग्रेस वाले, कल्याण बनर्जी कपिल सिब्बल के साथ, अभिषेक मनु सिंघवी के साथ खूब पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो उठना बैठना सब उधर ही है, तो मुझे लगता है उधर चांसेस ज्यादा है। राइट जी। थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर ज्वाइनिंग। लुक्स लाइक अ बिग टर्मोइल इज हैपनिंग। मैं बोलूंगी समुद्र मंथन हो रहा है इसमें, देखते हैं कौन किस करवट बैठेगा। पर बहुत मजेदार गेम चल रही है, सारी रीजनल पार्टीज में खलबली मची हुई है। फायदा कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है, बट क्या कांग्रेस को फायदा होगा
ये देखने वाली बात है, ये समय बताएगा। बट अगर चलो फ़ायदा हो भी जाता है तो क्या राहुल गांधी इन सब को मैन्यूवर कर स्टीयर कर एक जीत की तरफ ले जा पाएँगे 2029 के इलेक्शन में? क्योंकि तैयारी 29 के इलेक्शंस की है। अगर आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो ये अभी के लिए लड़ाई नहीं हो रही है, ये 29 में सारी रीजनल पार्टीज़ अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए या फिर कांग्रेस भी अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ये तैयारी उसी की हो रही है। 29-30 is a big लोकसभा इलेक्शन for the entire country and in fact the world also because यहाँ से दिशा और दशा दोनों तय होगी भारत की और पूरे विश्व की। थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।